नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई, और यह कहावत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सही बैठती है। ईरान से कई मोर्चों पर मात खाने के बाद, सैन्य स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, कूटनीतिक स्तर पर भी मात खाने के बाद वो धमकी देते रहे, हम आपके पावर प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, तबाह कर दिया, और इन सब को वो कुछ कर नहीं पाए। किया, हमले तमाम किए, ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने प्रत्युत्तर में जो कुछ किया, जिस तरीके से रिटेलिएट किया, तो नुकसान का की जो मात्रा है वो कहीं ज़्यादा है अमेरिका और इजराइल की। लेकिन इन सब के बाद वो परेशान रहे कि किसी तरीके से मध्यस्थता कोई कर ले मध्यस्थता, और आखिरकार पाकिस्तान से भी मध्यस्थता कराने को तैयार हो गए। पाकिस्तान की मध्यस्थता में वार्ता की मेज़ पर बैठे, लेकिन मेज़ पर भी कोई बात बन नहीं पाई, वार्ता फेल हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वार्ता फेल हो गई तो अब हम हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसकी नाकेबंदी कर देंगे। इसके लिए उनके देश में लोग विरोध कर रहे थे, मतभेद थे, लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए, वहाँ की सेना मना कर रही है, डिफेंस एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए, ईरान की ताकत को आप समझ नहीं रहे हैं, अमेरिका को, अमेरिकी सैनिकों को क्यों आप मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए उसका फ़ायदा क्या हुआ। शुरू कर दिया कि जो लोग हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान को टैक्स देकर आएंगे, उनका आगे का रास्ता हम रोक देंगे, और उस रास्ते पर बिना हमारी अनुमति के कोई जाने नहीं पाएगा। दरअसल ये रास्ता वो रोकना किसका चाह रहे थे? वो रोकना चाह रहे थे भारत और चीन का। लेकिन चीन ने जब आंख दिखाई तो फिर फ्लैट हो गए, सीधे बैकफुट पर आ गए, और अब एक बार फिर बिलबिलाने लगे हैं कि नहीं, किसी तरीके से हम वार्ता करेंगे। लेकिन जो हमने कहा कि रस्सी जल गई और ऐंठन नहीं गई, तो वार्ता की मेज पर फिर आने के लिए लालायित हैं, परेशान हैं कि किसी तरीके से आ जाएं, फिर कोई शर्तें रख लें, एक आध शर्तों को किसी तरीके से अपनी मनवा लें और ईरान से हम युद्ध रुकवा लें। लेकिन अब भी वो यही कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करके हमने ईरान को परेशान कर दिया, ईरान पस्त हो गया, और अब वो फिर वार्ता की मेज पर आ रहा है। जबकि वार्ता को लेकर ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी ओर से कोई पहल नहीं हो रही है, लेकिन वो वार्ता से मना भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इस इलाके में शांति चाहता है। अब यहां आप ये देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी, पहली बात तो पूरी दुनिया ने कहा कि आप होते कौन है उसकी नाकेबंदी करने वाले। उनको लगा कि शायद नेटो और यूरोपियन देश उनके साथ इस मामले में साथ आ जाएंगे। सब ने एक सिरे से मना कर दिया कि आप जाइए, कूदिए इस बेवकूफ़ी में, और आप जा भी क्यों रहे हैं, आपका क्या राइट बनता है वहाँ जाने का। हॉर्मुज स्ट्रेट वो इस इलाके में, पश्चिम एशिया में है, वहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है। उस इलाके पर, जिसके हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान उस क्षेत्र में उनका प्रभाव है, उनके क्षेत्र में वो जलडमरू मध्य आता है, स्ट्रेट आता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी जो सिक्योरिटी है, वहाँ से आने जाने की निगरानी करना, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? और आप होते कौन हैं किसी को ये तय करने वाले कि कौन ईरान से पैसा देकर आ रहा है, कौन ईरान किसको फ्री भेज रहा है। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ईरान डर गया, खौफ में आ गया। तो आपको ये भी बता दें कि कई जहाज गुजरे हैं वहाँ से, हॉर्मुज स्ट्रेट से पार होने के बाद, जहाँ नाकेबंदी कर रखी थी, और वो बड़े आराम से चले गए। उनमें कई ईरान के जहाज़ थे और कई जहाज़ चीन के थे, और जिन जहाज़ों को अनुमति दी ईरान ने, वो सारे जहाज़ वहाँ से गए। यानी अमेरिका एक भी जहाज़ को रोक नहीं पाया। और चीन ने जिस तरीके से आंख दिखाई, रूस अब जिस तरीके से कह रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस तरह की गुंडागर्दी होती है तो ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब इन सारे विरोध को देखते हुए एक बार फिर वो वार्ता की मेज पर परेशान है कि कैसे आ जाए ईरान। लेकिन ईरान का फिर कहना है कि आप वार्ता के लिए 10 बार आइए, हम 10 बार जाएंगे, पर हमारी शर्तें वही रहेंगी, अपनी शर्तों पर हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये शर्तें इसलिए रहेंगी क्योंकि एक संप्रभु देश के लिए जो उसके अपने अधिकार होते हैं, हम अपने उन्हीं अधिकारों को बचाए रखने की बात कर रहे हैं। आप हमारी संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपनी संप्रभुता पर हमले का बचाव कर रहे हैं, हमले को रोक रहे हैं। आपने हम पर हमला किया, इसलिए हमने आप पर हमला कर दिया। आप कौन होते हैं हमारे खिलाफ सैंक्शन लगाने वाले? आप
प्रतिबंध लगाने वाले, दूसरे देशों को धमकाने वाले कि आप ईरान से व्यापार मत करिए, तो आप इन सैंक्शंस को हटाइए। आपने युद्ध छेड़ा है, हमारे ऊपर हमला किया है, आप हमको हर्जाना दीजिए और इसके अलावा आप लिखित गारंटी दीजिए कि दोबारा हमला नहीं करेंगे। तो इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है भाई? अब अमेरिका की शर्तें क्या है? अमेरिका की शर्तें ये है कि ईरान जो है वो अपना खुद को डिसआर्मामेंट कर ले, यानी वो निरस्त्रीकरण कर ले, अपना बैलिस्टिक मिसाइलों की दूरी को बिल्कुल कम कर ले। तो भाई बैलिस्टिक मिसाइलें ही बनाएगा, ईरान की सेना मिसाइलें बनाएंगी, पटाखे तो बनाएंगे नहीं। और पटाखे बनाए होते तो आज जिस तरीके से आपने हमला किया है तो फिर क्या उसका हश्र हुआ होता? तो ईरान ने कहा कि आप ये मूर्खतापूर्ण अगर अपने जो तर्क है, लॉजिक है, और आप अपनी शर्तें लेकर आएंगे तो इन पर कोई बातचीत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आप कायदे की बात करेंगे, हमारी संप्रभुता का सम्मान करते हुए आप बात करेंगे तो ज़रूर बात होगी और युद्ध तो रुकेगा ही, क्योंकि हम तो युद्ध कभी चाह ही नहीं रहे थे। अब इस लड़ाई में जैसे चीन और रूस की एंट्री हुई है, साफ दिखाई पड़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को भी लग गया। हालांकि उनके देश की सेना उन्हें आगाह कर रही थी, जनता आगाह कर रही है। वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने एक बिल पेश किया है कांग्रेस में, यानी पार्लियामेंट में, कि ट्रंप के जो युद्ध संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, ट्रंप के मामले में उनको वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये आदमी मानसिक रूप से बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये कुछ भी फैसले ले रहा है जिन फैसलों से अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही थी और जैसे ही इसमें चीन ने जब आंख दिखाई, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर हम एक भी जहाज उसका रोकेंगे तो फिर ये अर्थ से अनर्थ हो जाएगा और झेलना पड़ेगा। अभी तो हम ईरान से ही नहीं लड़ पा रहे हैं, सच्चाई तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पता होगी। अभी हम ईरान से नहीं लड़ पा रहे हैं और जब चीन और रूस इसमें एक साथ दिखाई पड़ जाएंगे तब क्या हश्र होगा। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि ब्रिटेन ने सीधे तौर पर मना किया है, नेटो तो आया ही नहीं है। स्पेन जो है, स्पेन के प्रधानमंत्री, और स्पेन इस मामले में शुरू से बड़ा मुखर बना हुआ है और अब तो उसने ईरान में अपने दूतावास को भी खोल दिया है। सीधे सीधे मना किया कि ये अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो एक तरीके से दादागिरी है, गुंडागर्दी है और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रंप फिर से वार्ता की मेज़ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः अगले 1-2 दिन में वार्ता हो भी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एक महत्वपूर्ण बात है जो सामने आई है कि कई अखबारों में, कई कुछ जगहों पर यह खबर छपी है, रिपोर्ट छपी है कि इस्लामाबाद में जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल आया था तो उस प्रतिनिधिमंडल को, उस पर हमला करने और उसको ख़त्म करने की साजिश की गई थी अमेरिका की ओर से। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और इसीलिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल को ये सारी बातें पता लग गई, क्योंकि उसमें सैयद अब्बास अरागची भी थे, विदेश मंत्री वहाँ के, गालिबाफ थे जो वहाँ के संसद के अध्यक्ष हैं, और बाकी और कई सारे लोग थे। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला, टाइमिंग बदली और फिर वो इस्लामाबाद पहुँचे। कहा यह जा रहा है कि उन पर किसी तरीके के हमले की जो साजिश थी वो जब यहाँ से लौटते उस वक्त उन पर हमला हो सकता था, लेकिन इन सारी एक कॉन्स्पिरेसीज को भांप गए ईरानी अधिकारी, ईरान की जो खुफिया एजेंसियां हैं, खुफिया सूत्र हैं, और उन्होंने उस तरीके से फिर अपने कार्यक्रम को तय कर लिया। अब ईरान इस बात पर भी अड़ा है कि अब वार्ता होगी तो इस्लामाबाद में नहीं होगी, बल्कि ये वार्ता कहीं और जगह पर होगी, या तो टर्की में हो सकती है या जिनेवा में हो सकती है। तो अब यहाँ एक और पेंच फंस गया है कि वार्ता क्या इस्लामाबाद में होगी, क्योंकि ईरान अब शायद इस्लामाबाद के लिए इसकी अनुमति न दे। लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है कि बात बने। तो पहली बात तो यह है कि अब इसमें वार्ता की मेज़ पर आना, और दूसरी बात यह है कि वार्ता की मेज़ रखी कहाँ होगी, यानी वो इस्लामाबाद में होगी या किसी दूसरे देश में होगी, टर्की में होगी, जिनेवा में होगी, जैसी कि ईरान की शर्त है। लेकिन इस युद्ध के जो नुकसान दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और कितनी भयानक त्रासदी इस पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की वजह से, वो उसकी जो डरावनी तस्वीरें हैं वो दिखाई पड़ने लगी हैं। IMF ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर ये लड़ाई आगे कुछ दिन चलती है तो भयानक मंदी आने वाली है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खराब स्थिति होगी, बहुत ही भयानक स्थिति होगी
अगर ये लड़ाई आगे जारी रहती है, चूंकि पूरा का पूरा पश्चिम एशिया का आवागमन अब प्रभावित हो रहा है, तमाम चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, अरबों खरबों डॉलर का हर दिन का व्यापार प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें जो हार्मुज स्ट्रेट के आसपास की आ रही हैं, आप देखिए कि हज़ारों की संख्या में वहाँ जहाज़ खड़े हुए हैं, समुद्र पूरा जहाज़ों से पटा हुआ है, जहाज़ी जहाज़ उस पर दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इन सब के लिए जिम्मेदार अब कौन है? अब सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नेतान्याहू अब इसमें पीछे हटते दिखाई पड़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ है कि नेतान्याहू भी, अब ट्रंप नेतान्याहू को भी वार्ता करने और झुकने के लिए बार बार दबाव डाल रहे हैं कि ईरान के आगे अब आप झुकिए, ईरान जो कहता है उसकी बात मानिए। तो नेतान्याहू भी लेबनान के साथ, यानी इजराइल और लेबनान के बीच में भी वार्ता शुरू हुई मंगलवार को, और ये वार्ता शुरू हुई है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में, यानी उनकी मध्यस्थता में, अध्यक्षता नहीं है मध्यस्थता में उनकी ये वार्ता शुरू हुई है। तो ये सारी स्थितियां जो दिखाई पड़ रही हैं, उनसे ये साफ पता लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद भी समझ रहे हैं कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो लड़ाई कर सकें। हार्मुज स्ट्रेट को जो घेरने की, नाकाबंदी करने की उन्होंने कोशिश की है, उसमें भी पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं, वहाँ से भी अब वापस आना पड़ेगा उनको। लेकिन वो चाह रहे हैं कि कोई उनको एक सेफ पैसेज मिले, कम से कम फेस सेविंग कर सकें, अपना चेहरा छिपा सकें कि हाँ हम ईरान से हारे नहीं हैं, और ये कह सकें कि हम ईरान से जीते, लेकिन ईरान उनको ये मौका देने वाला नहीं है। देखते हैं क्या कुछ होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।